अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। अल्लाह पाक आप सबको आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक का एक छोटा सा बटन प्रेस करना ना भूला करें। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिक्चर्स, निकाहनामा और कुछ ज़रूरी सबूत लाइव पूरी रियासत को दिखाए गए थे। निकाहनामा जांचा भी गया कि कहीं नकली तो नहीं। जबकि वो हाथ की मुट्ठी बनाए होंठों पर रखे बैठा रहा। इसका सर दर्द करने लगा ऐसी चीज़ों से। झूठ, साजिशें इसे नहीं आती थी, ना ही इसे पसंद थी, लेकिन वो खामोश था सिर्फ अपने बाप की वजह से। क्वेश्चन किया गया, सरदार गजान, क्या आपको इस लड़की से मोहब्बत है? एक मनचला रिपोर्टर इश्तियाक से बोला था। अब सबकी नजरें सरदार पर थी, जैसे वो सब भी जानना चाहते हों। वो बिना उन्हें देखता बाप को देखकर मुस्कुराया, जबकि तैमूर साहब बुखला गए थे। नहीं, मुझे इस लड़की से मोहब्बत नहीं है, कहते हुए वो उठा था। रिपोर्टर ने हैरत से इसे देखा, जबकि तैमूर समेत सब अपना सर पीट कर रह गए। मुझे इससे इश्क है। ये मोहब्बत तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है इसके सामने, मुस्कुराते लहजे में कहता वो तेज़ी से वहाँ से निकल गया। घर वाले, रिपोर्टर्स सब हैरत से सर घुमाकर शान से चलते सरदार को देखते रह गए, जिसके होंठों पर अब मुस्कुराहट थी। बाप का होंठ बना चेहरा देखकर आखिर इसने भी तो बदला लेना था। रियाज खानम ने दांत पर दांत जमाते हुए तैमूर खानम को देखा। तैमूर खानम बौखलाए थे। टेलीविजन पर इनका निकाहनामा, तस्वीर सब दिखाई जा रही थी। अभी भी वो लड़की कहती थी कि वो आम है। वो आम कैसे हो सकती थी जिसके नसीब में सरदार गजान था? रब ने कैसा वसीला बनाया था उन्हें मिलाने का कि सारी दुनिया आगाह हो चुकी थी उनके निकाह से। गहरे गहरे सांस लेती शाइना घर के सारे टीवी तोड़ चुकी थी। हर चीज वो घर की तोड़ चुकी थी। चला चला कर इसका गला बैठ चुका था। समीना बेगम तो बेटी को देख देख कर होल रही थी, लेकिन पास नहीं जा सकी। ये गुस्से में वो किसी का लिहाज नहीं करती थी। जो चीज़ हाथ में आती वही अगले बंदे पर फेंक देती। इसे हैंडल इसका बाप ही कर सकता था। सरदार गजान जरूरी काम से आउट ऑफ सिटी गया हुआ था। ख़याम अभी तक नहीं आया था। वो नए इतने बड़े घर में अकेली थी। बारिश भी खूब बरस रही थी तो इसका दिल परेशान हो चुका था। मुसलसल बरसती बारिश और तेज़ हवा, इससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। लॉन्च में रखे सफ़े पर वो डरी सहमी बैठी हुई थी। तभी क्लिक से दरवाज़ा खुला था। इसे लगा शायद ख़याम है। वो इत्मीनान का सांस लेटी झट से सोफे पर खड़ी हुई, लेकिन सामने से आते गैर आदमियों को इसने हैरत और नासमझी से देखा था। तुम हीर हो? एक आदमी काफ़ी जहरीले लहजे में पूछ रहा था। वो दुपट्टा सर पर ठीक से जमाती डरी हुई सर झुका गई। वजूद कांपने लगा था कि पता नहीं वो कौन थे। तो तुम ही हो वो आदमी इसकी चोटी पकड़ता हुआ बेतासुर लहजे में बोला। हीर ने तकलीफ से सर उठाकर उन्हें देखा। छोड़े मेरे बाल। बाल छुड़ाने की कोशिश करती वो मिनमिनाई थी। आंखों में दर्द से नमी जमा होना शुरू हो गई थी। छोड़ देते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? इसे हनूस बालों से पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए वो बोला। वो 3 आदमी थे। तीनों ही शक्ल से बदमाश लग रहे थे। इस आदमी ने बालों से पकड़े ही से बाहर की तरफ जोर से धक्का दिया था। आह! वो चीखती हुई सीढ़ियों से गेहोती नीचे फर्श पर गिरी थी। तेरी ये मजाल कि तू शाइना की जगह ले। तेरे टुकड़े न कर दूं मैं लड़की। वो पहले वाला भरपूर गुस्से से चलाया था। बालों पर हाथ रखी वो तकलीफ और हतक अमेज अंदाज पर रोने लगी थी। चल निकल यहाँ से। वही आदमी दोबारा उसकी चोटी से पकड़ता इसे खींचते हुआ बोला। अंदाज बेहिसी लिए हुए था। वो मुसलसल रोती हुई बाल छुड़ाने की कोशिश में थी। इसने इस बार भी पूरी शिद्दत से इसे बाहर की तरफ मुंह के बल धक्का दिया था। मुंह के बल गिरती वो चीखती हुई कच्ची मिट्टी पर गिरी थी। ये जाएगी तो नहीं, फिर आ जाएगी। दूसरा आदमी इसे रोता देखकर बेतासुर लहजे में बोला। नदी में फेंक दे, इसे कौन सा तैरना आता है? इनकी बातों ने हीर के रोंगटे ही खड़े कर दिए थे। होंठों से मिट्टी साफ करती वो बमुश्किल खड़ी होती हुई रोने लगी थी। दाएं पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ चुका था। वो कैसे दौड़ती। दूसरे ही लम्हे वो फिर इसे पकड़ चुके थे। कहाँ भागने की तैयारी है कम साथ लड़की? इसे फिर से बालों से पकड़ता वो बोला था। मुझे जाने दें प्लीज़, मुझे मत मारें। बहुत मुश्किल से इनके आगे हाथ जोड़े वो बोली थी। चल आसान मौत देते हैं, इस नदी में कूद जा, वरना गोलियों से तेरा पूरा वजूद छलनी कर देंगे। क्या ये मंजूर है या फिर नदी में कूदना?
इसे बाल छुड़ाता वो तमस्खर से बोला था। दूसरे दोनों कह के लगा गए इस बेबस लड़की की बेबसी पर। मुझे जाने दें, आपको अल्लाह का वास्ता है। वो हाथ जोड़े कर आई, चल भाग जा, लेकिन इस घर में हमें वापस दिखी तो तेरा सारा वजूद गोलियों से छलनी करके कुत्तों के आगे फेंक देंगे, समझी? स्टिल उंगली घुमाता वो बेहिस अंदाज में बोला था। वो ठटकती उन्हें देखती हुई, सर हिलाती हुई बहुत मुश्किल से भागने लगी थी, जबकि वो तीनों घर के अंदर चले गए कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। दुपट्टा वहीं अंदर इनके खींचने से गिर चुका था। रोते हुए वो भागती रुकी कि सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट से इसकी आंखों में पड़ी थी। आंखों पर हाथ रखे वो कांपने लगी थी, वजूद लरसने लगा था सर्दी से। आर यू ओके? किसी ने धीमे लहजे में पूछा था। हीर ने झट से आंखों से हाथ उठाए कि वो इस आवाज को तो लाखों आवाज़ों में भी पहचान सकती थी, फिर बारिश के शोर में कैसे ना सुन पाती इसका नरम लहजा। वो भी हैरत से 2-3 कदम आगे को सिरका इस हालत में देखकर। हीर रजा, वो परेशानी से बोला। सरदार। होंठों पर हाथ रखते वो शिद्दत से रो दी थी। हीर अगले ही लम्हे इसकी बाहों में थी कि वो हवास खोने लगी थी। इसने इसके भीगे कपड़ों में नुमाया होते वजूद पर अपनी शर्ट पहनाकर गार्ड को गाड़ी का डोर खोलने को कहा और आंखों में सर्द पान सा था। इस बेआसरा लड़की को बाहों में उठाए वो अपने जाती घर में दाखिल हुआ था। इसे बाहों में उठाए वो गाड़ी की पिछली साइड पर बड़े एहतियात से डालता हुआ खुद भी साथ आकर बैठा था। सरदार, महल चलें या आपके जाती घर? खादिम ने बड़े ही अदब से पूछा। महल नहीं, मेरे बंगले चलो। हीर के चेहरे को देखता वो सर लहजे में बोला। गाड़ी ने जैसे ही मुखालिफ मोड़ का टायर काटा, हीर का सर ढलक कर इसके कंधे पर आ गिरा था। इसने चूम कर इसके सर को देखा। सीधी निकली मांग में भी पानी के कतरे ठहरे हुए थे। दराज पलकें एक दूसरे से चिपकी हुई थी। इस तरह घर से क्यों निकली थी और ये हालत कैसे हुई? इसका सर ठीक करता वो पुरसोच अंदाज में बड़बड़ाया था। गाड़ी के रुकते ही बिना हीर को उठाए वो अंदर की तरफ तेज कदमों से बढ़ा। चेहरे पर सख्ती सी थी। वो दोनों ताश खेलते कहके पर कहका लगा रहे थे। उन्हें अपने लॉन्च में देखकर इसका खून तेजी से घुलने लगा था। मुठिया भींजे वो तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा था। बिना उन्हें संभलने का मौका दिए वो इन पर चढ़ दौड़ा था। यू बास्टर्ड, इस लड़की के साथ क्या किया तुम दोनों ने? इनकी गिरबान पकड़ता वो फुनकारा था, जबकि इनकी तो सिट्टी ही गुम हो चुकी थी। सरदार गजान को अपने सामने देखकर मौत उन्हें आस पास चलती हुई महसूस हुई थी। वो रियाज खानम के खास आदमी थे। रियाज के कहने पर तो वो अपनी जान भी दे सकते थे। हमें माफ़ कर दे सरदार, हमने बस उसे यहाँ से भगाया है। इसके साथ कोई ऐसी वैसी गलत हरकत नहीं की हमने। हमें जाने दें सरदार। दलावर हाथ जोड़ता बोला था और इसका पैर जख्मी है। इसके बाल टूटकर इसके कंधों पर पड़े हैं और तुम कहते हो कि तुमने इसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। इनके सर एक दूसरे से मारता हुआ वो तैश से चलाया था। खादम ने चूम कर अपने सरदार को देखा था। तुम दोनों होते कौन हो मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में घुसने वाले? हाँ, तुम दोनों की जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? उन्हें नीचे पटकता हुआ वो फिर से चलाया था। माफ़ कर दें, हमसे भूल हो गई सरदार। इसके कदमों में बैठते हुए रोते हुए बोले थे। गलती नहीं, वो ना कहो। उन्हें ठोकर मारकर पीछे की तरफ गिराता हुआ इस बार सर्द लहजे में बोला था। खादम, इनकी अच्छे से धुलाई करके उन्हें रियाज महल भेजना, उन्हें भी तो पता चले अपने कारनामे। सर्द लहजे में कहता वो बाहर की तरफ बढ़ा था, जबकि खादम और गार्ड इन दोनों की तरफ बढ़े थे। गाड़ी का डोर गार्ड ने इसे देखकर सरहद से खोला था, जो कर आराम से इसके कमज़ोर वजूद को बाहों में लिया था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत हल्की चीज़ उठाए हुए है। लग ही नहीं रहा था कि ये एक जीती जागती लड़की का वजूद है। बाहें नीचे को झूल रही थी, जबकि सर इसके कंधे पर पड़ा हुआ था। इसे नीचे वाले पहले रूम में बने रूम में ले आया था। इसके वजूद को बेड पर बड़े ही आराम से डालता वो डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। जैसे ही इसने फ़ोन बंद किया, इसी वक्त इसकी मॉम की कॉल आने लगी। इसने मुस्कुराकर माँ की कॉल अटेंड की। कैसी हैं आप? वो खिड़की में आता बड़े ही नरम लहजे में पूछ रहा था। तुम्हारी माँ बिना तुम्हारी माँ कैसी हो सकती है गजान? रायना के लहजे में मायूसी थी। वो कब से कितने दिनों से ही इसे इतने दिन बगैर देखे निकाल सकती थी। वो मुस्कुरा दिया। कल की फ़्लाइट से आपके पास हूँगा मैं, अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दें। वो हीर की तरफ रुख मोड़ता हुआ मोहब्बत से बोला। सच? रायना के लहजे में बेयकीनी सी थी।
सच मॉम, मैं आपको सरप्राइज करना चाह रहा था, लेकिन अब आपको परेशान देखकर बता दिया कि अब तो खुश हो जाएं कि आपका बेटा रात का डिनर आपके साथ करने वाला है। धीमे कदमों से आंखें खोलती लड़की के पास आता हुआ बोला था, मैं इंतजार कर रही हूँ गजान, माँ को ज्यादा इंतजार न करवाना। उन्होंने कहकर फोन रख दिया। फोन पॉकेट में डालता वो दरवाजे की जानब देखने लगा था, जहाँ खादम के साथ एक यंग सी डॉक्टर दाखिल हो रही थी। खादम डॉक्टर को कमरे में छोड़कर खुद बाहर चला गया। हीर की नब्ज चेक करके वो स्टेथोस्कोप से इसे चेक करने लगी। क्या ये आपकी वाइफ हैं? डॉक्टर ने सरदार से हैरत में पूछा। वाइफ कहने पर वो चूक सा गया था। हीर भी आंख खोलकर डॉक्टर को देखने लगी, लेकिन आंखों में खालीपन सा था। ऐसे लग रहा था जैसे इसका वजूद तो यही हो, लेकिन ध्यान कहीं और था। सरदार ने इसे देखा जो इसे नहीं देख रही थी। नहीं, इसने कुछ सोचकर बताया था। हीर की आंखों की पुतलियां साकित हुई थी। ओह, डॉक्टर ने सर हिलाया। देखें, ये काफ़ी कमज़ोर हैं, उन्हें अच्छी खुराक और देखभाल की ज़रूरत है। प्लीज़ इनका ख्याल रखें, उन्हें परेशानी वगैरह से दूर रखें, वरना। डॉक्टर संजीदगी से कहती हुई चुप हुई, जबकि सरदार गजान ने चूक कर उन्हें देखा। वरना क्या? फ़ोन कान से लगाता वो संजीदगी से बोला, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। ज़्यादा दबाव से इनकी दिमाग की नसें फट भी सकती हैं। डॉक्टर के इंकशाफ पर इसने हैरानी से डॉक्टर को देखकर इसे देखा जो आंखें मूंदे पड़ी हुई थी। इसे देखता वो सर हिला गया। डॉक्टर मेडिसिन लेकर बाहर खड़े खादम को पकड़ा गई थी। बंद आंखों से आंसू कतार में बहते इसके गालों पर बिखरने लगे थे। वो चूक सा गया था। बड़े से हाल में खड़ा वो बारिश के रुकने के इंतजार में था कि बारिश बहुत तेज थी, इतनी कि बाहर मुंह तक नहीं निकाला जा रहा था। वो ठटका था। पिलर के पीछे से धुआं सा निकल रहा था। वो तशवीश से पिलर की जानब बढ़ा तो इसे स्मोकिंग करता देखकर वहीं का वहीं जम गया था। वो चूम कर पलटी थी, लेकिन इसे देखकर वो रिलैक्स हो गई। पियोगे? धुआं इसके मुंह पर छोड़ती हुई वो इससे पूछ रही थी। इसे इस लड़की से नफरत हुई थी जो कश पर कश लगा रही थी। क्या है, इस तरह क्यों देख रहे हो? वो गुस्से से पूछ रही थी। आपको शर्म नहीं आती लड़की होकर स्मोकिंग करते हुए? इसे पता नहीं कहूँ क्या क्यों गुस्सा सा आ गया था। तुमसे मतलब नौकर हो तो नौकर हो, ज़्यादा मेरा अब्बा बनने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, अगर किसी को बताया तो बहुत बुरा पेश आऊँगी मैं। तुम अभी मुझे जानते नहीं। सिगरेट को पैर से मसलती वो पहली बार संजीदगी से बोली थी। आप एक लड़की हैं और जानती हूँ मैं लड़की हूँ, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मुंह हाथों पर स्प्रे करती वो सर झटक कर बोली। इसे देखता वो होंठ भींच गया था। वो लड़की चोरी चोरी न जाने क्या क्या काम करती थी। वो तशवीश में पड़ गया था। आखिर वो सरदार की कज़न थी, इससे नाते इसका परेशान होना भी बनता था। वो आगे बढ़ा जब वो इसका हाथ थाम गई। वो हैरत से अपनी कलाई को देखने लगा जो इसकी कलाई हाथ में पकड़े इसे वार्निंग देती नज़रों से देख रही थी। बात सुनो मेरी ध्यान से। क्या तुम जानते हो मेरे पास मेरी खुद की पिस्टल भी है और इसमें 6 की 6 गोलियां पड़ी हुई हैं। बताने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे मुंह से मेरे लिए सरदार या किसी के भी सामने कुछ भी निकला तो पहली गोली तुम्हारे नाम। इसे धमकी मत समझना, मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। गुस्से से कहती, बाल छटकती वो वहां से निकल गई, जबकि वो परेशानी से वहीं खड़ा रह गया। इस लड़की की हरकत का सरदार को बताना चाहिए था। हाँ, इसे बताना चाहिए था। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। इसका फर्ज बनता था सरदार को बताना। कुछ सोचता हुआ वो बारिश में ही निकल चुका था घर के लिए कि इसकी आप ही घर में अकेली होंगी। तुम ठीक हो जाओ प्लीज़, डोंट टू क्राई। इससे नरमी से कहता हुआ न जाने क्यों इस लड़की के सर पर हाथ रख गया था। इसका हाथ अपने सर पर महसूस करती वो साकित हुई थी। आंखें खोलकर खुद पर जो कि सरदार को बेयकीनी से देख रही थी। क्या कहीं दर्द है? वो बहुत ही नरम लहजे में पूछ रहा था। इसने फक्त सर नफी में हिला दिया। अपना ख्याल रखो लड़की। जो लोग अपनी ज़ात के लिए स्टैंड नहीं लेते, लोग उन्हें पाँव के नीचे कुचल देते हैं। आंखों में ठहरे आंसू अपनी जगह रुक से गए थे, जैसे सरदार की बात के अदम में रुक गए हों। वो लड़की भी अजीब थी। जानती थी उसका उनसे कोई जोड़ नहीं, लेकिन फिर भी दिल उन्हें देखकर ठहर सा जाता था। बल्कि इसे ज़माने इसके सामने रोके से लगते थे। वो पागल थी, आसमान से दिल लगाने चली थी। क्या जानती नहीं थी कि ये नामुमकिन सा है? इस राह में से क्या क्या सहना पड़ेगा अभी जानती जो नहीं थी।
ख़याम के पूछने पर इसने बता दिया था कि वो बारिश की वजह से सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी। वो सारी रात बहन के सराहने बैठा रहा कि इसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ चुका था, शायद सर्दी लग गई थी इसे। क्या जाना ज़रूरी है? इसे सामान पैक करता देखकर वो परेशानी से बोले थे। यस डैड। काली शर्ट पर ब्राउन कोट पहनता वो संजीदगी से बोला। मत जाओ यार, दिल नहीं लगेगा तुम्हारे बाप का। वो परेशानी से बोले। ओह कम ऑन डैड, आपका दिल बहलाने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन मेरी मॉम का दिल सिर्फ मुझसे ही बहलता है, ना कि किसी और वजूद से। वो वॉच पहनता इन पर हल्का सा तंज कर गया था। तैमूर खानम ने इसे सुलगती नज़रों से देखा। तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में तुमसे कुछ ज़्यादा ही गलत बयानी की है। वो खड़े होते हुए बोले। मेरी मॉम झूठ नहीं बोलती डैड, हल्की मुस्कान से कहता वो बाप को तपा गया था। तो क्या तुम्हारा बाप झूठ बोल रहा है? वो दांत पीस कर बोले। ऐसा मैंने कब कहा? वाइब्रो चुकाकर शरारत से बोला था, जिस पर वो इसे गुस्से से घूरते कमरे से ही चले गए थे। वो जवाबन संजीदगी से सर झटक कर रह गया। आप कितने दिन वहाँ रहेंगे सरदार? महरीना इसे काफ़ी पेश करती एहतराम से पूछ रही थी। जल्द आऊँगा, तुमने किसी को तंग नहीं करना और ना ही मुझे कोई तुम्हारी शिकायत मिले। काफ़ी का सिप लेता वो संजीदगी से इसे समझा रहा था, जबकि वो सर झुकाए किसी शरीफ बच्चे की तरह बस सर हिलाए जा रही थी। गुड गर्ल। इसकी फर्माबरदारी पर वो मुस्कुराया था, वो भी जवाबन मुस्कुराई। मुझे आपको ये देना है। वो एक पर्ची इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। कपी से थमाता वो पर्ची इसके हाथ से लेकर एक नज़र दौड़ाने लगा। फिर इसकी फर्माबरदारी की समझ आ चुकी थी। इसने काफ़ी लंबी लिस्ट इसे थमाई थी, जिनमें सिर्फ मेकअप और कॉस्मेटिक का नाम दर्ज था। मेकअप के कॉस्मेटिक का नाम दर्ज था। पर्ची लेकर वो सर हिला गया। सबसे मिलता खादम को कुछ खास हिदायत देता वो मिस्र के लिए रवाना हो चुका था। सरदार जा चुका है, अब इस लड़की का क्या करना है? रियाज ने खशाम और तैमूर से खासे गुस्से में पूछा था कि इसके आदमियों की जो हालत सरदार ने की थी वो इसे भूल नहीं रही थी। अब इसकी सज़ा वो इस लड़की को देना चाहता था। आखिर इसी लड़की की वजह से तो वो इसकी बेटी से भाग रहा था। करना क्या है? मार देते हैं, ना रहेगा सांप ना बजेगी बीन। सुहेर आलम ने इनके पास आते हुए नफरत से कहा। रियाज साहब को इनकी बात बहुत भाई थी। सहीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब इस लड़की का काम तमाम कर देना चाहिए, रियाज ने भी संजीदगी से कहा, जबकि तैमूर खानम ने होंठ भेजे। मेरे ख्याल में इसे कुछ पैसे देकर यहाँ से चलता कर देना चाहिए, तैमूर ने कुछ सोचते हुए कहा। तैमूर खानम, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा बेटा इसे ढूंढता फिरे? इसका काम तमाम करो और मेरी बेटी को इस घर की बड़ी बहू बनाने की तैयारी करो। आखिर कब तक मैं अपने बहन भाइयों को सफाइयाँ पेश करता रहूँगा? रियाज के तुश लहजे पर वो सर हिला गया। दरवाजे के साथ कान लगाए महरीना ने परेशानी से कुछ सोचा, फिर वहां से भागने लगी थी। जब इसे कुर्सी से जोर से ठोकर लगी थी, घुटना पकड़े वो वहीं बैठ गई थी। वो कराह गई लेकिन ठटकी तब जब दरवाजे पर सबको खड़ा पाया। घुटने का दर्द भूलकर वो इनको लरसते दिल से देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही थी? सहीर खानम इसकी कलाई को सख्त हाथों में जकड़ते हुए सख्त लहजे में पूछ रहे थे। मैं यहाँ से गुजरती। चटाख। इसका बहाना सुनने से पहले ही वो इसे जोर से थप्पड़ मार चुके थे। तुम मर्दों वाले हिस्से में क्या कर रही थी? बहुत शिकायतें मिल रही हैं मुझे तुम्हारी। मुझे लगता है कि तुम्हारी टांगें काटनी पड़ेंगी। इसे दूसरे हिस्से की तरफ खींच कर ले जाते हुए वो सख्त लहजे में बोल रहे थे कि बेटियां उन्हें अच्छी लगती ही नहीं थी, और ख़ास तौर पर महरीना सुहेर खानम। वो चुपचाप इनके साथ खिंचती चली गई। अब इससे पता था कि मार पड़ने वाली है और कोई बचाने वाला भी नहीं। अगर सरदार होते तो वो बचा लेते, लेकिन बदकिस्मती अब इसे 2-3 दिन कमरे में ही रहना था। कैसी हैं आप? इनका सर चूमता वो बहुत मोहब्बत से पूछ रहा था। कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बिना? वो मुस्कुराते हुए जवाबन इससे पूछ रही थी। वो इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत थी। आखिर को वो एक मिस्री थी। वो अपनी माँ की शक्ल का था, बस बाल और कद बाप पर था, बाकी वो खुद बहू रायना नुशरवा पर था। आई मिस अ लॉट माय सन। वो भी जवाबन इसका सर चूमती शिद्दत से बोली थी तो वो मुस्कुरा दिया। बाकी लोग कहाँ हैं? घर में चाय खामोशी से ठटकी थी। किसी को तुम्हारे आने की खबर नहीं थी, सब अपने अपने काम पर हैं, रात को सब लौट आएंगे। इसे अंदर ले जाकर वो बता रही थी। एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था, जिसमें घर के गोल के तार की शक्ल में कमरे थे। क्योंकि घर का कोई पोर्शन नहीं था, ऊपर छत था जिस पर बड़ा सा लॉन बनाया गया था। इनका घर चौड़ी गली में था जहाँ हर किस्म की दुकान थी। ये घर एक आइडियल था।
یہ گھرانہ خوبصورتی کی مثال تھا کہ یہاں اس گھر میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھا۔ واہ! رائنا اس سے باتیں کرتی اسے اس کے کمرے میں لے گئی تھی جو کافی وسیع اور خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ کمرہ دیکھتا وہ مسکرایا کہ اس کی ماں نے اس کے جانے کے بعد بھی اس کے کمرے کی صفائی ترک نہیں کی تھی۔ یہ سردار فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ فون پٹکتے ہوئے پریشان ہوئی تھی۔ وائس میسج چھوڑ دیتی ہوں۔ اچانک ہی خیال آنے پر میسج کر کے فون بند کر چکی تھی۔ کان اس کے سوجے ہوئے تھے۔ 2 دن اس نے کمرے میں ہی رہنا تھا، یہ اس کی سزا تھی۔ دیکھتی ہوں کیسے مارتے ہیں آپ لوگ اسے۔ فون انگلی میں لہراتی ہوئی وہ تن سے کہتی مسکرائی تھی۔ گال درد کیے تھے مگر پرواہ کسے تھی؟ خیام نے اچھے سے سرسوں کے تیل سے اس کے سر کا مساج کیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی کرتا وہ ہاتھ ٹشو سے صاف کرنے لگا۔ اب سر کا درد کیسا ہے؟ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ تم مالش کرو اور سر درد رہ جائے، ایسا ممکن ہے کیا؟ وہ اس کی طرف محبت سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ خیام بازار سے کوئی سبزیاں وغیرہ لے آؤ، رات کو سالن بھی بنانا ہے۔ وہ نیچے سے اٹھتے ہوئے بولے اوکے میں لے آتا ہوں، ذرا کپڑے چینج کر لوں۔ شرٹ پر تیل کے قطرے گر گئے تھے، براؤن شرٹ پر داغ دیکھتا وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ 1 منٹ آپی۔ اسے کچن کی طرف جاتا دیکھ کر وہ کچھ خیال آنے پر پکار گیا۔ ہاں؟ وہ پلٹی تھی۔ آپ بھی چلیں میرے ساتھ، آپ کی تھوڑی واک بھی ہو جائے گی اور میں آپ کو آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ وہ کہتا ہوا آخر میں سے لالچ دینے لگا۔ آئس کریم؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ آئس کریم کھائے تو اسے صدیاں بیت چکی تھی۔ ہاں اب آپ کے لیے میں روز آئس کریم لایا کروں گا۔ اس کی طرف آتا وہ سب کچھ سمجھتا ہوا بولا تھا۔ ہیر کی آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ خیام نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر چوما۔ آپ بھی اب اچھے دن آئیں گے، میں پڑھتا بھی ہوں اور جاب بھی کرتا ہوں تو آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، آپ بس جلدی سے مکمل صحت یاب ہو جائیں پلیز۔ وہ اسے باہوں میں لیتا پریشانی سے بول رہا تھا۔ وہ مسکرائی لیکن مسکراہٹ اوپری سی تھی۔ دونوں آئس کریم کھاتے، ہاتھوں میں بھاری شاپر اٹھائے وہ باتیں کرتے گھر والے راستے پر تھے جب ایک تیز رفتار گاڑی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ خیام اگر اسے کھنچتا نہیں تو وہ گاڑی کب کی اسے کچل کر گزر گئی ہوتی۔ یو باسٹرڈ، اندھے ہو، گاڑی میں بیٹھ کر کیا انسان دیکھنا بند ہو جاتے ہیں؟ تو وہ غصے سے اس گاڑی والے پر چلایا لیکن گاڑی جا چکی تھی جبکہ یہ سہم سی گئی تھی۔ خیام کو پاس دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اس کی آئس کریم بھی نیچے گر چکی تھی جس سے اس نے ابھی 1-2 بائٹ ہی لی تھی۔ بچ گئی وہ۔ گاڑی والے نے کسی کو تیزی سے میسج کیا تھا، تم سے کبھی کوئی کام ہوا ہے؟ میں ہی پاگل تھا جو تمہیں ایک اہم کام سونپ چکا تھا، کسی نے جواباً غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ باہر لان میں بیٹھی وہ دھاگے میں سرخ و سفید پرو رہی تھی۔ سردار کو گیا 4 دن ہو گئے تھے۔ خیام کالج چلا گیا تھا۔ موسم کافی ٹھنڈا سا تھا۔ وہ نہا کر نیلے رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہنے اوپر گلابی کریپ کا دوپٹہ اوڑھے وہ لان میں بیٹھی کافی سارے پھول توڑ کر ان ایک موٹے سے دھاگے میں سوئی کی مدد سے پرو رہی تھی۔ اسی وقت 3-4 گاڑیاں سردار غزان کے لان میں رکی تھی۔ اتنی گاڑیاں دیکھ کر وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تیمور خانم، سہیر، ریاض خانم، وہ تینوں اس کمزور لڑکی کی طرف بڑھے تھے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ تیمور نے چیک بک پر سائن کرتے ہوئے سے سر لہجے میں پوچھا تھا۔ جی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اپنی قیمت بتاؤ بازارو عورت۔ ریاض کے پھنکارتے لہجے پر وہ تبک سی گئی تھی۔ سہمی سی وہ لڑکی 3-4 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہمارے بیٹے کو چھوڑنے کی قیمت بتا اور پیسے لے کر اپنے اس بغیرت بھائی کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، سہیر خانم سر لہجے میں کہہ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ میرا بھائی بغیرت نہیں ہے، اسے یہ گالی بہت چبھی تھی، پتہ نہیں وہ کیسے بول گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ریاض کا تھپڑ اسے دن میں تارے دکھا گیا تھا۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ پشت کے بل نیچے گری تھی۔ وہ روئی، چلائی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اسے مار کر یہیں دفنا دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور عزت بھی رہے گی۔ ریاض کے سر لہجے پر وہ لرز کر پیچھے کی طرف سرکی تھی۔ تو تم میرے بیٹے کا پیچھا نہیں چھوڑو گی؟ تیمور خانم آخری بار سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ بنا کچھ بولے وہ انہیں حیرت سے دیکھتی رہی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ دلاور، ریاض کے کہنے پر دلاور اس پر پسٹل تان گیا تھا۔ وہ کیسے بے حس لوگ تھے جو اس معصوم کو مارنے پر تیار تھے؟ 1 منٹ دلاور، پیچھے سے آتی سرد آواز پر سب کے حواس گم ہوئے تھے۔ وہ سب حیرت سے پیچھے کی طرف پلٹے تھے جہاں وہ وائٹ شرٹ براؤن پینٹ پہنے سرد نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دلاور کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا جب کو وہ ہیر کو دیکھ رہا تھا جس کی نظروں میں بے یقینی تھی۔
वो तो समझी थी शायद अब वो कभी इसे नहीं देख सकेगी। तैमूर खानम बेटे को देखकर बौखला से गए थे। अचानक से इसे सामने देखकर वो तो 3-4 दिन में आने वाला था, फिर 3 दिन में ही कैसे यहाँ आ गया। दिलावर के हाथ कांप रहे थे। वो झट से रियाज खानम के पीछे हुआ था, जबकि बाकी सब भी हैरत से इसे देख रहे थे जो अचानक ही कहीं से आ गया था। हीर की आंखों में वाज़ेह बेयकीनी थी कि वो कहीं ख्याल तो नहीं देख रही। सरदार इसे देखता, मतवाजन चाल चलता इसके करीब आया था, बिना अपने घर वालों को देखे। वो दोनों हाथ कोट की जेब में घुसाए हीर ही को देख रहा था। हर बार किस्मत साथ नहीं देती ही रजा। इंसान में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ उठने वाली उंगली को तोड़ नहीं तो पकड़ तो सके, लेकिन तुम में तो जरा भी हिम्मत नहीं। वो तुम्हें मारना चाहते हैं और तुम तैयार हो मरने के लिए, आंखें बंद किए उन्हें दावत दे रही हो कि वो तुम्हें आसानी से मार दे, तुम्हारा काम फिनिश कर दे। कैसी लड़की हो तुम? किस जमाने में रह रही हो तुम? आजकल की लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है तुम में। भले ही इनका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन बंदा चलाता है, भागता है, तुम तो मरने के लिए चुपचाप खड़ी हो। अगर मरने का शौक है तो मुझे कह देती, मैं मार देता। इसके दुरुस्त लहजे पर हीर समेत सब हैरत से अपने सरदार को देख रहे थे। हीर की आंखों में हैरत थी कि क्या वो इससे इतने गुस्से में मुखातब था। वो कम हिम्मत लड़की थी, वो चला नहीं सकी कि इसकी यहाँ कोई सुनता नहीं, लेकिन वो खुदा से मदद की तालबगार थी और खुदा ने इसकी सुनी भी थी। इसके मसीहा को भेज भी दिया था। और क्या चाहिए था इसे? और वो था कि कह रहा था तुम्हें मरने का शौक था तो मुझसे कहती। क्या मैं उन्हें कहती? ये सच में मुझे मार देते। दुपट्टे का पल्लू हाथ में भींचे वो सर झुकाए सब सोचे जा रही थी। गले में जैसे आंसू का गोला सब फंसने लगा था। वो इसे देख तब अपने घर वालों की तरफ पलटा था। क्यों मारना चाहते हैं आप इस कमजोर लड़की को? अब अपने घर वालों से स्पॉट लहजे में मुखातब था। ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं सरदार। रियाज आगे होकर बोला। वो तंजिया मुस्कुराया। मेरी काबिल सिर्फ आपकी बेटी शाइना है ना रियाज खानम? वो तन से पूछ रहा था। हाँ, इसके अलावा सरदार गजान मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी को नहीं आने दूंगा और ये मेरा वादा है। रियाज बहुत गुस्से से बोलता इसके सामने आया था। इसने मुस्कुराते हुए आईब्रोज खाते हुए सर हिलाया। लेकिन मेरा सवाल वही है, क्यों मारना चाहते हैं इसे? बियर्ड खींचता वो तैमूर साहब से इस बार मुखातिब था, ताकि इस लड़की का तुम्हारी जिंदगी में वजूद ना रहे। तैमूर साहब ने संजीदगी से जवाब दिया कि अब छुपाने का कोई खास फायदा भी नहीं था। तो क्या आप इसे मार देंगे तो इसका वजूद मेरी जिंदगी से मिट जाएगा? जब मैं राजी नहीं था तो जबरदस्ती इससे मेरा निकाह पढ़वाया गया, फिर इसमें क्या कसूर? मेरी जिंदगी में ये खुद नहीं आई, आप लोग लेकर आए थे। इसे मत मारे, बल्कि खुद को मारे, क्योंकि वजह आप लोग थे। खबरदार, अगर आइंदा इस लड़की को किसी ने नुकसान पहुंचाया, मैं माफ नहीं करूंगा किसी को भी। ये मासूम लोग आपको क्या कहती है? कुछ नहीं, ये मेरे निकाह में है और खुद से जुड़ी चीज़ों की हिफाजत करना गजान तैमूर को अच्छे से आती है, आइंदा याद रहे। सर्द स्पॉट लहजे में बोलता वो फिर इस पुतपनी लड़की की तरफ पलटा था जो आंखों में हैरानी लिए इसे अपनी तरफ आता देख रही थी। इसकी कलाई हाथ में जकड़ता वो बिना किसी को देखे इन बीच से निकला था। वो सब अपनी आंखें खोले इसे जाता देखते रहे। सरदार को किसने बताया होगा? रियाज ने संजीदगी से पूछा। जिस पर तैमूर और हशाम ने सहीर खानम को देखा था, वो समझ गया था कि इसकी बेटी अपना काम सर अंजाम दे चुकी है, कि इसके अलावा तो किसी को कानों कान खबर नहीं थी। इन चारों का मंसूबा था और कोई नहीं जानता था सिवाय इनकी बेटी की, जो शायद इस दिन इनके मंसूबे से आगाह हो चुकी थी। सहीर ने जब से मुठियां भींची थी। अब इनके कहर से महरीना को कौन बचाता? वो तो बेखबर सो रही थी बिना आने वाले वक़्त की आगाही से। इसके निकलते ही गार्ड्स की गाड़ियां भी इसके पीछे निकली थी। थोड़ी पर हाथ की मुट्ठी बनाए रखे वो सख्त गुस्से में था। तभी इसका फ़ोन बजा। मैं पहुंच चुका हूँ मॉम, इसने संजीदगी से उन्हें जवाब दिया। वो लड़की ठीक है और मेरे साथ है, इसने इनके सवाल के जवाब में कहा था। मॉम, वो बहुत शर्मीली है, किसी से बात नहीं करती, आपसे भी नहीं करेगी, इसने फिर से इनके किसी सवाल के जवाब में कहा था। ओके, मैं पहुंचकर इससे आपकी बात करवा दूंगा, अभी फिलहाल वो सदमे में है शायद। इससे अपनी तरफ टुकर टुकर देखता वो बोला। हीर ने सरहद से इससे ध्यान हटाकर बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया कि क्या वो इसकी बात कर रहा था, लेकिन किससे? क्या इसने किसी को क्या बताया था इसके बारे में?
کیا وہ اتنی اہم تھی کہ اس کا ذکر وہ کسی اور سے کرتا؟ ناخن منہ میں دیے وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ بیڈ ہیبٹ۔ وہ بنا اسے دیکھے موبائل پر تیزی سے انگلیاں چلاتا ہوا بولا تھا تو ہیر نے سرحد سے ناخن منہ سے نکالے تھے۔ گاڑی ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے رکی تھی جس کی پارکنگ ہی کافی وسیع و عریض تھی۔ ہوٹل بہت بڑا تھا۔ اس کے پیچھے آنکھوں میں بے انتہا حیرانی لیے وہ چل رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی سب اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ یہ ہوٹل اس کے دادا نے بنوایا تھا، بعد میں اس نے نئے سرے سے اس میں چینجنگز کروائی تھی۔ گڈ ایوننگ سردار غزان تیمور خانم۔ ہوٹل کا مینیجر بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور ادب سے بولا۔ اس نے سر ہلا کر ہوٹل پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ ورکرز سمیت بہت سے لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سردار جی اتنے دنوں بعد چکر لگایا؟ مینیجر اور 3-4 لوگ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولے تھے۔ بزی تھا تھوڑا۔ 3rd فلور پر میرا جو کمرہ تھا وہ کھلواؤ۔ لفٹ کی طرف بڑھتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ لفٹ سے ہیر کو کتنا ڈر لگتا تھا وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ اس تنگ چیزوں سے اسے فوبیا تھا۔ اسے سانس آنا بند ہو جاتا تھا۔ وہ تو سردیوں میں بھی منہ ڈھک کر نہیں سوتی تھی۔ اسے ایسے لگتا تھا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ لفٹ سے باہر ہی کھڑی رہی۔ آؤ۔ اسے وہیں جمع دیکھ کر وہ بولا۔ سردار کو ایک نظر دیکھتی وہ سر جھکا گئی لیکن اندر کی طرف قدم نہیں بڑھائے۔ ہیر، کیا پرابلم ہے؟ تم اندر کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے ہیر کے نزدیک آتے سنجیدگی سے پوچھا۔ تنگ اور بند چیزوں سے میرا سانس بند ہو جاتا ہے، میں اندر نہیں آ سکتی، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ تو غزان نے ٹھٹر کر اس کم عمر لڑکی کو دیکھا تو اسے فوبیا تھا۔ اوکے، آؤ ہم سیڑھیوں سے چلتے ہیں، آؤ۔ وہ باہر آتا سیڑھیوں کی طرف بڑھتا ہوا بولا جبکہ باقی سب حیران ہوئے تھے۔ ہیر نے پریشانی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ لفٹ سے جائیں، میں سیڑھیوں سے آ جاؤں گی۔ پلیز سردار، آپ لفٹ سے جائیں، وہ لب کاٹتے ہوئے بولی۔ بیڈ ہیبٹ۔ وہ اسے پھر سے ٹوک گیا تھا تو ہیر نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آؤ ہم سیڑھیوں سے جائیں گے، اچھا ہے تھوڑی واک بھی ہو جائے گی، وہ کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ باقی سب بھی حیرانی سے ہیر کو دیکھتے سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے۔ ہیر حیرانی سے اس کی پشت دیکھتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ بے ساختہ آئی تھی۔ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، وہ پریشانی سے بڑبڑائی تھی۔ 3rd فلور پر پہنچ کر وہ کچھ دیر سانس درست کرتی پھر تیز قدموں سے چلتے سردار کے پیچھے چلنے لگی۔ ہیر بہت تھک چکی تھی، وہ اتنی سیڑھیاں اتر چڑھ نہیں سکتی تھی، لیکن یہ سردار غزان کو کون بتاتا؟ وہ کمرہ نمبر 44 کے آگے رکا تھا، پیچھے کھڑی عوام کو جانے کا اشارہ کرتا وہ ہیر کو اندر لایا تھا۔ کمرہ دیکھ کر ہیر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ گول وسیع کمرہ تھا جس کی 2 در و دیوار پر گلاس لگا ہوا تھا۔ گول ہی وائٹ بیڈ شیٹ والا بیڈ، وائٹ ریشمی پردے۔ ایسا کمرہ تو اس نے ٹی وی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ وہ بے ساختہ حیرانی سے پوچھی تھی۔ تمہارا؟ جس کی طرف آتا ہوا وہ بولا۔ میرا؟ وہ حیرت اور پریشانی سے بولی۔ وہ سر ہلا گیا۔ لیکن یہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ فون پاکٹ میں ڈالتا اس کے نزدیک آیا۔ ہیر، آج سے تم اسی ہوٹل میں رہو گی، سمجھو یہ تمہارا ذاتی روم ہے، اسے تم جیسے مرضی رکھو، تمہاری مرضی، تمہارا جو دل کرے وہ کرو، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی نہیں، اس لیے تم یہاں پر آزاد ہو، باہر گارڈن میں جاؤ، گھومو پھرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اپنی لائف کو اپنے حساب سے سٹارٹ کرو۔ ہیر، وہ اس کے چہرے کو جو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ سچ؟ وہ بے ساختہ پوچھ رہی تھی۔ وہ فقط یہی بولا تھا۔ لیکن خیام پریشان ہوگا، وہ میرے بغیر نہیں رہتا نا۔ وہ پریشان ہوئی تھی کہ اس کا بھائی پریشان ہوگا، اب تک تو وہ گھر بھی آ چکا ہوگا، وہ بھی یہیں تمہارے ساتھ والے روم میں رہے گا۔ وہ گلاس ونڈو کے پاس آتا ہوا بولا۔ یہ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ وہ پریشانی سے انگلیاں مروڑتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ بیڈ ہیبٹ، اسے ایک نظر دیکھتا وہ بولا تھا تو ہیر نے سرحد سے انگلیاں مروڑنا ترک گئی۔ کون سی کلاس میں تھی تم؟ وہ اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ وہ قد میں ہیر سے کافی اونچا تھا۔ وہ سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جواباً اس نے سوالیہ آئی برو اچکائے تھے۔ 10th میں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کون سے سبجیکٹ تھے تمہارے؟ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا مزید بولا تو وہ حیران ہوئی اس کے سوالوں پر۔ آرٹس رکھی تھی، مطلب سمپل تھے، وہ سر جھکائے بولی۔ تمہیں سائنس کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا، وہ افسوس سے بولا، جبکہ وہ خواہ مخواہ ہی شرمندہ ہوئی۔ ذہین تھی یا نالائق تھی یا ایوریج؟
اس کے سوالوں نے ہیر کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ اب وہ کیا کہتی، اسی سوچ میں تھی۔ تم ایوریج تھی ہے نا؟ وہ یقین سے پوچھ رہا تھا تو وہ شرمندگی سے سر ہلا گئی۔ اوکے، تم سائنس کے سبجیکٹ پڑھ سکو گی؟ نو ایشو، تمہارا ایڈمیشن کروا رہا ہوں میں کالج میں، تیار رہنا، میں چلتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں خیام بھی پہنچ جائے گا، اس سے میرا میسج پہنچ چکا ہوگا، اللہ حافظ اینڈ بی بریو۔ سنجیدگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا وہ وہاں تیزی سے نکلا تھا۔ ہیر کسی افسوں میں قید ہوئی تھی، وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا سر پر ہاتھ رکھنا ہیر کو کس جہاں میں پہنچا دیتا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ وہ اکیلی نہیں، کوئی ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ سر پر اسی جگہ ہاتھ رکھا جہاں کچھ دیر پہلے اس کا بھاری ہاتھ ٹھہرا تھا۔ وہ مسکرا دی، دل سے مسکرا دی۔ اللہ اللہ کو دل سے پکارتی وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ کہیں کوئی خواب تو نہیں؟ وہ مسکرا کر اللہ سے پوچھ رہی تھی، کیا یہ مجھے سچ میں پڑھائیں گے؟ وہ لب کاٹتی ہوئی خود سے بول رہی تھی۔ مہرینہ سو رہی تھی جب کسی نے جھٹکے سے اس کے منہ سے بلینکٹ کھینچا تھا۔ کیا ہے، سونے دو، ایک تو مجھے یہاں کوئی سونے بھی نہیں دیتا۔ وہ بنا آنکھیں کھولے غصہ ہوئی تھی۔ چٹاخ، اگلے ہی لمحے اسے دن میں تارے دکھا دیے گئے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ باپ اور بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ دروازے میں اس کی ماں پریشان صورت لیے کھڑی تھی۔ کہا تھا نا اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، لیکن تم باز نہیں آئی، کیوں بتایا سردار کو؟ اس کی کلائی جگڑتے وہ آنکھوں میں قہر لیے بولے تھے۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ دوسرا تھپڑ اس کے منہ پر برساتے وہ چلائے تھے۔ میں نے تو سردار کو کچھ نہیں بتایا، کیا کچھ بتانا تھا سردار کو؟ وہ بنا ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ بابا جھوٹ بول رہی ہے، یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنا سٹارٹ کر چکی ہے یہ۔ داور کے کہنے پر سہیل خانم نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ اس دن سب کچھ سن چکی تھی نا تم نے بتایا ہے نا سردار کو؟ اس بار بال کھینچ کر پوچھا گیا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں بتایا، اور نہ ہی میں کچھ جانتی تھی۔ بنا بال چھڑائے وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، باز آ جاؤ ورنہ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی؟ اب توپوں کا رخ نشین کی طرف ہوا تھا تو وہ سر جھکا گئی۔ نشین پورے 2 دن کچن کے سارے کام یہ کرے گی۔ اگر اس نے منع کیا تو پھر نتیجے کی ذمہ دار بھی یہ خود ہوگی۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتے وہ باہر نکل گئی۔ اس کے چہرہ سائڈ ٹیبل پر بہت زور سے لگا تھا تو ہونٹوں سے خون کی لکیر پھوٹنے لگی تھی۔ نشین لپک کر اس کی طرف آئی۔ کیوں تنگ کرتی ہو انہیں؟ اسے سیدھا کرتی وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ بنا درد پر دھیان دیے وہ کندھے اچکا کر بولی تھی، مہرینہ تم کس سمت نکلی جا رہی ہو؟ باز آ جاؤ ورنہ انہیں 4 دیواروں میں بھٹکتی پھرو گی۔ نشین اسے گلے لگاتے ہوئے بھرائی ہوئے لہجے میں بولی تھی، اسی لیے تو کہتی ہوں میری شادی کر دیں۔ وہ آنکھوں کی نمی پیتی ہوئی بولی تھی۔ نشین نے تعصب سے اسے دیکھا کہ وہ باز نہیں آ سکتی تھی۔ شاید مار کھا کھا کر وہ ڈھیٹ ہو چکی تھی۔ اسے کسی ڈر کا اور خوف ہی نہیں رہا تھا۔ دوسری لڑکیاں بھی تو تھیں، آج تک کسی نے آواز تک نہیں سنی تھی ان کی، پھر یہ کیوں اپنی موت کو خود دعوت دے رہی تھی؟ وہ بھی یہاں کے بے حس لوگوں سے ٹھیک سے آگاہ نہیں ہو سکی تھی شاید۔ خیام، مجھے خیال نہیں ہو رہا وہ خود یہاں لے کر آئے اور کہا میں اب پڑھوں گی۔ خیام، کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اشتیاق سے اس سے پوچھ رہی تھی جو مسکراتے چہرے کو ہیر سے دیکھ رہا تھا۔ اگر سردار نے کہا ہے تو انشاءاللہ سچ ہوگا، آپ پڑھ سکیں گی۔ وہ جوس والا گلاس اٹھاتا ہوا بولا تو وہ مسکرا دی۔ خیام نے کتنے ہی عرصے کے بعد اس کے چہرے پر سچی مسکان دیکھی تھی۔ وہ روم میں ہی دونوں ڈنر کر رہے تھے۔ بہت سے کھانے دونوں کے آگے پڑے ہوئے تھے جو انہوں نے شاید کبھی دیکھے بھی نہیں تھے۔ ہیر ہر کھانے سے چمچ بھر بھر کر کھا رہی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ سردار نے چون کر مہرینہ کو دیکھا جس کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ مہرینہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ انداز میں بے انتہا فکر تھی اس کے لیے جسے محسوس کرتی وہ مسکرائی۔ سردار، صبح سیڑھیاں اترتی سلپ ہو گئی اور گر گئی۔ وہ منہ بسورے بتا رہی تھی تو وہ گہرا سانس لیتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ بہتر ہو یا ڈاکٹر کو بلا لوں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ دوائی لگائی ہے، آپ میرا میک اپ کا سامان دے دیں؟ وہ ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی ہوئی اشتیاق سے بولی تو وہ ہونٹ بھینچ کر ہلکا سا مسکرایا۔ کیا مطلب، آپ نہیں لائے؟ وہ اس کی مشکوک مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی۔
तुमने कल मैसेज किया और आज मैं आ गया, कुछ लेने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारी छोटी सी लिस्ट मॉम को दे आया हूँ, वो भेज देंगी। वो इसे कहता मुसलसल बजते हुए फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ तो वो रिलैक्स हुई। मेहर, अगर कंफर्टेबल हो तो स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बनाकर भेज दो। और हाँ, तुम जिस कॉलेज में पढ़ती हो वहाँ का माहौल, स्टडी और स्टाफ कैसा है? क्या तुम वहाँ कंफर्टेबल हो? मैं कुछ याद आने पर इसे पूछ रहा था तो महरीना इसे हैरत से देखती हाँ में सर हिलागी। आज कैसे पूछने का ख्याल आ गया? ओके, यही कंफर्म करना था, उजलत से कहता वो फ़ोन कान से लगाकर थोड़ा दूर खड़ा हो गया। महरीना ना समझी से इसे देखती इसके कमरे से जाने के लिए पलट गई, जबकि इसने पलटकर महरीना की पुश्त को जांचती नज़रों से देखा था। महरीना, ख़याम को भिजवा देना। फ़ोन पर किसी से बात करता वो इससे कह गया था तो महरीना रुकी, फिर सर हिलाती वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। जाओ, सरदार बुला रहे हैं। वो स्टडी रूम में बैठा कंप्यूटर पर तेजी से कोई फाइल बना रहा था। जब इसकी आवाज़ पर इसकी तरफ मतवज्जो हुआ, वो चौंक कर पलटा, फिर चौंका उसके सोचे हुए चेहरे को देखकर। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? सीढ़ियों से गिर गई थी। बाल पीछे करते हुए इसके नजरें चेहरे पर महसूस करके तंग करके बोली तो वो सर झटकता फाइल सेव करता हुआ उठा। बात सुनो, तुम्हारी एज क्या है? इसके सामने आती वो पूछ रही थी। 16 ईयर, वो बोलता हुआ जाने लगा जब इसने इसे रुकने का कहा। मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम नौकर, तो जब तक मैं ना कहूँ हीला भी मत करो, समझे? वही इसकी उजलत पर गुस्से हुई थी। आपको मुझसे कुछ काम है? वो पूछ रहा था अंदाज में जैसे बेबसी सी थी। तुमसे क्या काम होगा मुझे? मैं बस तुम्हारी मालकिन और नौकर के आदाब सिखा रही थी तुम्हें। वो नौहौद से नाक चढ़ाकर बोली थी। ओके, आइंदा ख्याल रखूंगा। अब जाऊं मिस मालकिन जी? वो संजीदगी से पूछ रहा था तो इसने सर हिलाकर इसे जाने का इशारा किया। इसके जाने के बाद वो किचन की तरफ जाती राहदारी की तरफ बढ़ी। जब शाइना ने एकदम से इसके सामने आई थी, महरीना इसे देखकर मुस्कुराई। हाय शाइना, कैसी हो तुम? वो मुस्कुराकर पूछ रही थी। जवाबन उसके चेहरे को देखती तन से हंसी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे हालात टाइट हैं। क्या कहीं गिर गई थी? वो मुस्कुराकर तन से पूछ रही थी। अरे नहीं, गिरे मेरे दुश्मन, मुझे तो बाबा ने मारा था, वो सरदार की बीवी को जो बचाया था। वो बालों को पीछे की तरफ करती झटकती हुई जवाबन मुस्कुराहट से बोली तो शाइना के होंठ सुकेड़े थे। क्या हुआ माय डियर, बुरा लगा क्या? वो होंठ बाहर को लटकाती हुई बोली, अंदाज बच्चों का सा चढ़ाने वाला था। लगता है हमारी महरीना को जिंदगी से प्यार नहीं। चाइना ने इसके सूजे हुए गाल को देखकर मसनूई तासुब से कहा। अरे नहीं, जिंदगी मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगी। ये महरीना, फिर चाहे जान जाए या रहे, किसे परवाह है? वो इसके नजदीक आती हुई भरपूर तन से बोली। महरीना, तुम जानती हो मामू कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आई तो इंजाम बुरा होगा। चाइना ने इसे धमकाना अपना पुराना फर्ज समझा था। शाइना, तुम जिसकी मर्जी प्यारी बनती फिरो, आई डोंट केयर, लेकिन सरदार की प्यारी ये महरीना तुम्हें कभी नहीं बनने देगी। वैसे तुम हो बहुत ढीठ, जाते वक्त तो ऐसे गई थी जैसे अब सरदार महल में कदम नहीं रखोगी, लेकिन देखो फिर चली आई। एक बात तो तय है, तुम में ना अना नाम की कोई चीज़ नहीं। ख्याल रखना अपना। मुझे ज़रा देर हो रही है, सरदार के लिए चाय भी तो बनानी है। इस पर तंज के तीर बरसाती बालों को जान बूझ कर लहराती हुई वहाँ से चली गई। ख़याम कॉलेज चला गया था, वो कल से रूम से बाहर नहीं निकली थी। सरदार ने इसे नीचे वॉक के रूम में शिफ्ट करवा दिया था कि वो इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ और उतर सकती थी। नीचे वाला कमरा भी बहुत खूबसूरत था। वो बोर होती तो बाहर निकल आई थी। गार्डन बहुत वसी और अरीज था। होटल की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त थी। ये होटल काफ़ी नीचे बना हुआ था, चारों तरफ पहाड़, खूबसूरत जंगलात, नदी, और ये एक आइडियल होटल था। इसलिए तो इस होटल में सारा साल रश ही रहता था। यहाँ बहुत मुश्किल से कमरा मिलता था। ज़्यादातर यहाँ कपल्स थे जो एक दूसरे के साथ मस्तियों में मसरूफ़ थे। इसे शर्म सी आ रही थी, पता नहीं क्यों। तभी वो चूंकि अपने सामने सरदार के खास मुलाजम खादम को देखकर, मैम सरदार बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहे हैं, इनका आर्डर है कि आप अच्छे से तैयार होकर आएँ, तब तक मैं आपका यहीं वेट कर रहा हूँ। वो परेशानी से इसे देखती हुई खड़ी हुई। तैयार? वो हैरत से बुड़बुड़ाई थी। जल्दी कर लें ज़रा, हमारे सरदार को वेट करना पसंद नहीं। इसे वहीं जमा देखकर खादम ने सर झुकाए कहा। वो लब काटती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं ही नहीं। कुल 4 जोड़ों को देखती वो परेशान हुई थी।
परवीन में से जो कदरे बेहतर हालत में था वो उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। स्किन चादर को अच्छे से ऊपर ओढ़ती हुई वो बाहर निकल आई। सर झुका हुआ था। खादम ने इसे आगे बढ़ने का इशारा किया। वो आगे बढ़ते हुए धीमे कदमों से चल रही थी। सरदार गाड़ी में बैठा किसी से फोन में बात करने में बिजी था। खादम ने सरदार की बाईं सीट वाला दरवाजा इसके लिए खोला था। वो झिझकती हुई अंदर बैठी थी। चक्कर लगाऊंगा फ्री होकर, तुम तब तक काम को अच्छे से हैंडल करो। और हाँ, महरीना की पिक भेजी है, देख लो। अगर पसंद आती है तो अपने पेरेंट्स को भी दिखा दो, फिर ही मैं यहाँ बात करूँगा। रखता हूँ, रात को फ्री होकर बात करूँगा। असीर से कहता वो फ़ोन बंद करके बिना इसे देखे मोबाइल पर फिर से तेज़ी से उंगलियां चलाने लगा। वो शायद बहुत बिजी था। हीर ने कानी नज़रों से इसकी मजबूत कलाई में बंधी ब्राउन कीमती वॉच को देखा था। बाजारों पर ब्राउन ही बाजुओं पर बहुत ही ब्राउन छोटे छोटे बाल इसकी मर्दाना वजाहत का मुँह बोलता सबूत थे। हीर, तुम अच्छे से तैयार क्यों नहीं हुई? वो हनूस मोबाइल में मसरूफ इससे पूछ रहा था। हीर ने परेशानी से होंठ भींचे। मैं तैयार हूँ। वो इसकी अपनी तरफ उठती सवालिया नजरों के जवाब में बोली थी। वो आईब्रो झुकाकर इसकी तैयारी देखता सर झटक कर रह गया कि इस लड़की की स्लीव्स में छोटा सा सुराख था, लेकिन वो लड़की शायद जानती नहीं थी या फिर जानकर भी अनजान थी। वो शायद अब फारिग था। हाँ, और ख़याम ने? वो लगता था अब कुछ ज्यादा ही फारिग था। इसने भी किया था? वो हैरत से बोली थी। हैरत इसे अपनी और ख़याम की फिक्र पर थी। क्या खाया? वो शायद पूछते वक्त ज़ेरेलब मुस्कुराया था। हीर साकित हुई कि क्या इसके पास ये सब पूछने का वक़्त था। हीर सहर ज़दा हो गई थी इसकी केयर पर। मैंने चाय के साथ बिस्किट खाए थे और ख़याम ने पराठा। वो सर झुकाए धीमे से बोल रही थी तो वो सर हिला गया। हीर, तुम जानती हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? इसे देखे बिना ही उसने पूछा था तो वो जवाबन सर नफ़ी में हिला गई। तुम्हारा एडमिशन हो गया है हीर, तुम्हें महर के हवाले करके मैं आउट ऑफ सिटी जाऊंगा। तुम अच्छे से अपनी यूनी देख कर लोगों से मिल लो। और हाँ, महर और शाइना भी यहीं पढ़ती हैं, लेकिन तुम महर के साथ रहना। वो इसे समझा रहा था या बता रहा था, हीर समझ नहीं सकी। महर कौन है? वो पता नहीं कैसे पूछ गई। माई स्वीट कज़न, वो धीमे से बोला था। यूनी के बाहर इसने गाड़ी रुकने को कहा और अंदर जाता तो इसे सब घेर लेते। इसके पास टाइम नहीं था। इसके आधे घंटे में फ्लाइट थी कराची की। महरीना बाहर ही खड़ी थी। जैसे ही सरदार की गाड़ी देखी सरहद से हाथ हिलाती हुई इनके करीब आई थी। महरीना, ये हीर है, इसका ख्याल रखना। वो इसे कहता ड्राइवर को गाड़ी निकालने का इशारा कर गया था। इनकी गाड़ियों के जाने के बाद महरीना ने घूम फिरकर इसका जायजा लिया। हीर सख्त नर्वस हुई थी महरीना के टुकर टुकर देखने पर। कौन सी क्लास में हो? वो पूछ रही थी। 10वीं में, वो इसे देखते हुए बोली तो महरीना ब्लैक ट्राउजर पर ब्लैक ही शॉर्ट फ्रॉक पहने हुई थी। ऊंची पोनी गले में स्किन मफरल, मुंह में च्युइंगम। वो लड़की बहुत खास लगी थी हीर को। वैसे लगती तो तुम 7वीं क्लास की तलबा हो। महरीना ने इसे गौर से देखते हुए कहा। वैसे तुम कोई जादू करती हो? इसे अपने साथ आने का कहती वो कुछ सोचते हुए बोली। नहीं तो आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वो हैरत से बोली। ये तुम नहीं समझोगी, जाने दो। मैं तुमसे 2 क्लास आगे हूँ। तुम्हारे साथ वाला मेरा क्लासरूम है। अकेले मत जाना कहीं भी, ओके? आओ मैं तुम्हें सारी यूनिवर्सिटी दिखाऊं ताकि तुम अपनी यूनि से अच्छे से वाकिफ हो जाओ। मेरीना आगे आगे चलती बोल रही थी जबकि वो इससे 2-3 कदम पीछे थी। यहाँ पर अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे ज़्यादा हैं, सो किसी से बात मत करना। वो आती जाती लड़कियों से हाय हेलो करती इसे समझा भी रही थी। हीर सिर्फ सर ही हिला रही थी। कुछ खाओगी? वो इसे सारी यूनी घुमाने के बाद इसके थके से चेहरे को देखते हुए बोली। वो नफ़ी में सर हिलागी तो महरीना मुस्कुराई। आओ कॉफ़ी पिलाती हूँ। वो इसका हाथ थामती हुई बोली। आखिर को इसके सरदार की पहली बीवी थी, इससे अच्छी तो लगनी ही थी। इसे बिठाने के बाद वो अंदर आती शख्सियत को देखकर मुस्कुराई। शाइना भी साकित हुई थी। महरीना के साथ बैठी लड़की को देखकर वो इसका चेहरा कैसे भूल सकती थी? यही तो चुड़ैल थी जिसने पता नहीं कैसे इसके सरदार को इससे छीन लिया था। वो अभी तक हैरान थी और ये लड़की अब फिर से आ गई थी। वो गुस्से से इनकी तरफ बढ़ी थी। पीछे इसकी 3-4 फ्रेंड्स भी थी जो हुलिया से काफ़ी अमीर लग रही थी। हाय माय डियर कज़न, कैसी हो? काफ़ी दिनों बाद कॉलेज आई।
सब खैरियत तो थी ना? मेहरीना इसे मुस्कान से पूछ रही थी, जबकि इसकी नज़रें अपनी तरफ देखती हीर पर थीं, जिसका चेहरा स्किन चादर के हाले में था। वो लड़की शक्ल से ही मासूम लगती थी, लेकिन शाइना को वो चातर और चालाक लगी थी। वो चाहती तो अभी इसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देती, लेकिन बाप का पढ़ाया हुआ सबक याद था कि सरदार के सामने अच्छा ही बनना है, बुरा कभी नहीं। और मेहरीना, तुमने ही किसी दोस्त बना लिया जो शक्ल से ही गरीब लग रही है। क्या दोस्तों का कोई काल पड़ गया था? शाइना ने इसका मजाक उड़ाना अपना फर्ज समझा था। आखिर कुछ और नहीं तो इस लड़की से ऐसे ही बदला लिया जा सकता था। हीर ने होंठ भेंचकर इस चमकती रंगत वाली खूबसूरत लड़की को देखा था। अरे नहीं शाइनी, ये गरीब नहीं है, इसका शौहर बहुत अमीर तरीन है यार। क्या इसका नाम जानना चाहोगी? मेहरीना खड़ी होती हुई तन से मुस्कुराकर पूछ रही थी, तो शाइना के मुस्कुराते होंठ सिकुड़ रहे थे। होंठ भेंचे वो हीर को घूरती हुई वहां से तेजी से निकल गई थी। हीर, तुम ना इसका माइंड ना करना, असल में थोड़ी पागल और मगरूर एक नंबर की लंबी जुबान वाली है ये, सो इसके बचकर रहना है हमें। मेहरीना ने इसे परेशान देखकर समझाया। ये कौन है? हीर ने पूछा था। ये एक खूबसूरत चुड़ैल है। वो बड़े आराम से हीर के छक्के छोड़ा गई थी। क्या? यार मजाक कर रही थी, इंसान ही है। हीर का फक होता चेहरा देखकर वो बोली थी। हीर भी पहली बार मुस्कुराई थी। तुम भी मुस्कुराती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो मुस्कुराते हुए। मेहरीना ने इसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, तो हीर शर्मा सी गई थी। सर झुकाए ऑरेंज जूस की तरफ हाथ बढ़ा गई थी। सरदार के बाद अगर इसे कोई अच्छा लगा था तो वो थी मेहरीना सहीर खानम। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।